हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज मोहम्मद शहनवाज अहमद। और आज हम लोग फिर से कंप्रेसिबिलिटी पर ही बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे किस पर? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी पर। क्लियर है? चलिए देखिए, इससे पहले तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है वो हमने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि आइडियल गैस के सिचुएशन पर बात करेंगे। तो उसमें हमने कल ही बता दिया है आपको कि देखिए, आपका आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी मिलेगा और एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे कि भाई ये आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? बीटा आइसोथर्मल से, ठीक है। देखिए, तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे कि इफ द कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, इफ द कंप्रेशन ऑफ an ideal gas is done at the isothermal process, और isothermal process का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इफ द कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज डन एट द आइसोथर्मल प्रोसेस, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन process, isothermal compression process, and the coefficient of compressibility is known as isothermal compressibility, is known as isothermal compressibility, ठीक है। क्लियर है? देखिए, तो हम लोगों को पता ये चला कि अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, एक सिंपल सा फंडा है। जैसे ही हमने कहा कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की बात करना है, सबसे पहली चीज मैंने डिफिनेशन में लिखी है कि कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि आपका वर्किंग फ्लूइड क्या होगा? आइडियल गैस। इसीलिए आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि आइडियल गैस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो आइडियल गैस का एक इक्वेशन होता है जिसको कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, और इसी को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जो लाया था देखिए वही निकालना है, उसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आइडियल गैस के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है वो होता है PV इज इक्वल टू MRT, ठीक है। आइडियल गैस के लिए बेसिकली दो इक्वेशंस लिखा जाता है, PV इज इक्वल टू NRT या PV इज इक्वल टू MRT। अगर PV इज इक्वल टू NRT लिखते हैं तो वहां पे N इज दी नंबर ऑफ मोल्स होता है और R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। लेकिन चूंकि हमको उतना डिटेल में बात नहीं करना है, हमें केवल इस इक्वेशन का यूज करना है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं PV इज इक्वल टू MRT के बारे में, जहां पर ये P क्या है? P जो है ये प्रेशर है, ठीक है, पास्कल में होना चाहिए। वॉल्यूम है, किसमें होना चाहिए? मीटर क्यूब में। ये T क्या है? टेम्परेचर है, किसमें होना चाहिए? केल्विन में। M इज द मास, किसमें होनी चाहिए? केजी में। R इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। R क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, जिसको हम लोग जूल पर केजी केल्विन में डिनोट करते हैं, ठीक है।
बट आपको इतना ज्यादा इस सब पे कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है जिसको हम पीवी इज इक्वल टू mRT लिख सकते हैं और इसी इक्वेशन को लेकर के हम बीटा निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, क्या हम इसी इक्वेशन को यूज करें और हम आपको लिख दें कि सर बीवी इज इक्वल टू mRT को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू m बाई वी इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि m बाई वी इधर भेज दिया है और m बाई वी इज नोन एज डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम इज डिनोटेड बाई डेंसिटी। तो क्यों ना हमको एक बात यहां से पता चली कि सर हम प्रेशर को रो इंटू आर इंटू टी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास जो R है ये R इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। T इज द टेम्परेचर और आप बात करना चाहते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो आप कह सकते हो ना कि सर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो उसका डिफिनेशन कहता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल कौन कौन है? प्रेशर का चेंज होगा और डेंसिटी का चेंज तो होना ही है। तो हमें पता चला कि वेरिएबल ये, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड। जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया हमें क्या मिला? हमें मिला dp इज इक्वल टू आर और टी बाहर ले लिया और डी रो को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करें, दोनों ही साइड हम डेंसिटी से डिवाइड कर दें। ठीक है, या 1 बाई रो से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर dp बाई रो लिख दीजिए यहां भी, और आर टी इंटू डी रो बाई रो लिख दीजिए यहां भी, लिख सकते हैं ना? अब आप ध्यान दीजिए, अब ऐसा किया गया कि RT को इधर भेज देते हैं, DP को उधर भेज देते हैं, तो आपको पता चला कि 1 बाई रो RT एक साथ लिख दिया हमने, और यहां पर क्या हुआ आपको डी रो बाई रो, और इधर से DP इधर चला आया। अब आप देखो, और आपने देखा और कहा सर ये तो बड़ा मजेदार है, सर यही तो था मेरा बीटा, याद करो यही था ना कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, डी रो बाई रो इंटू डीपी इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड विच इज इक्वल टू 1 बाई रो आरटी। लेकिन किस केस में? ये तभी आएगा जब मेरा प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तभी मिलेगा। दैट इज कि अभी जो बीटा निकला है, ये बीटा किसके लिए निकला है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और इसीलिए आप कहोगे कि सर हम लोगों ने बीटा आइसोथर्मल फाइंड आउट कर लिया, बीटा आइसोथर्मल फाइंड आउट कर लिया है, विच इज 1 अपॉन रो आर टी। और आपने कहा कि सर रो आर टी तो प्रेशर के बराबर है, क्यों ना इसको लिख दें 1 बाई पी। तो पता चला आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो 1 बाई प्रेशर के बराबर होती है। देखिए यूनिट इसका पास्कल इनवर्स आएगा। ठीक है, तो अब कभी भी आपको आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी पूछा जाए, और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए कितने के बराबर होती है, ऑप्शन में लिख देगा इन दोनों में से कुछ भी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किस पर चले आएंगे? अब हम लोग इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसका नाम है एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? बीटा एडियाबेटिक से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे किस पे? एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी पे। सिंपल सा फंडा है, इससे पहले हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस को कंप्रेस किया था, इस बार कौन से प्रोसेस में करेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो हम लिखेंगे इफ द कंप्रेशन of an ideal gas is done at the adiabatic process, then the process is called adiabatic
compression, adiabatic compression process and the coefficient of compressibility is known as adiabatic compressibility. Adiabatic compressibility, क्लियर है? ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हमने आइसोथर्मल को फाइंड आउट करना सीखा है, अब हम लोग किसको फाइंड आउट करना सीखेंगे? एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी को फाइंड आउट करना सीखेंगे। और देखिए जनरली आपको इसकी वैल्यूज एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। क्लियर है? चलिए देखिए, तो आपको चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में बात करना है, इसलिए आइडियल गैस का इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग लिखेंगे। तो हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। और आपको अभी फिलहाल हम बता दें कि आइडियल गैस का इक्वेशन जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है वो होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, P is the pressure, V is the volume, C is the constant, gamma is the adiabatic index. गामा इज इक्वल टू क्या होता है? एडियाबेटिक इंडेक्स होता है। फिलहाल आप लोग इतना ही जानो, क्योंकि आप लोगों को इस पर कोई काम नहीं है, और जो मैकेनिकल के बच्चे होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिलहाल बस इतना जानो कि एडियाबेटिक इंडेक्स है, ये बेसिकली क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है। ठीक है, खैर आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग को बस ये यूज करना है, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक, तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि सर आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है वो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे? देखो, PV टू द पावर गामा कांस्टेंट था, हमने कहा कि ऐसा है, दोनों ही तरफ हम मास से डिवाइड मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, सेम टर्म से डिवाइड कर दिया है। और मान लीजिए मास के ऊपर हम गामा भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, सेम टर्म से पावर दे दिया है। तो अब अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए आप ध्यान से देखो, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, लेकिन यहां वॉल्यूम बाय मास होगा और पावर सेम है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दे P इंटू रो पे पावर माइनस गामा, और इस बार ये नया कोई कांस्टेंट बन गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम को नीचे भेजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, हमने ऊपर भेजा पावर माइनस चला गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग यानी ln आपको लॉग बेस ही ले लिया। ठीक है, अब लॉग का रूल ये कहता है कि अगर हमने लॉग लिया है तो हम लिख सकते हैं log P माइनस गामा टाइम्स ऑफ लॉग रो इज इक्वल टू नया कोई कांस्टेंट है C1 log C1, लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड मारोगे फिर भी कांस्टेंट मिलेगा, हाँ नया कोई कांस्टेंट होगा लेकिन होगा कांस्टेंट ही। तो हमने कहा कि ठीक है भाई इतना मिला आपको। अब हम लोग आ गए कि अब हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स कर दिया। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा dp बाई पी माइनस गामा डी रो बाई रो। ठीक है, तो यहां से बचेगा आपको dp बाई पी माइनस गामा डी रो बाई रो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपको मिलेगा dp बाई पी इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डी रो बाई रो। और क्यों ना हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखो दिखेगा कि सर 1 अपॉन गामा इंटू पी बराबर मिल रहा है डी रो बाई रो इंटू डी पी। और आप कहोगे कि सर ये तो वही है जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, यही तो है मेरा बीटा, है कि नहीं। दैट इज पता ये चला कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने इसी की वैल्यू निकाली है, और वो कितने के बराबर आ गई है, वो आ गई है 1 अपॉन गामा इंटू पी के बराबर। तो पता ये चला कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस बीटा एडियाबेटिक इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा टाइम्स ऑफ द पी। या फिर तुम यहीं से क्या लिख दोगे बताओ, 1 बाई पी कितने के बराबर था, देखिए तो
1/p कितने के बराबर था, बीटा आइसोथर्मल। तो तुम कहोगे कि सर इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/गामा बाहर ले लिया हमने और यहां लिख दिया बीटा आइसोथर्मल। क्या पता चला, पता ये चला कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 1/गामा टाइम्स ऑफ पी होती है, ठीक है। और इसी को अगर हम देखें तो आप कह सकते हो कि ये 1/गामा टाइम्स ऑफ द बीटा आइसोथर्मल है। मतलब क्या है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों को रिलेट करें, ठीक है, तो रिलेट करने पे आपको पता चलेगा कि आप एक से दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो इसी को उल्टा लिख दो, बीटा आइसोथर्मल अगर आपने लिखा, अगर ऐसे लिख देते बीटा आइसोथर्मल, तो हम ये भी तो लिख सकते थे कि गामा टाइम्स ऑफ द बीटा एडियाबेटिक होगा, लिख सकते थे कि नहीं। देखिए गामा इधर बैठ दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते थे तो यहां से हमको एक बात और पता चली कि इसका मतलब ये हुआ कि बीटा आइसोथर्मल प्रोसेस का, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कंप्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू होगी या कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो एडियाबेटिक का गामा टाइम्स होगा। मतलब बीटा आइसोथर्मल जो होगा ये ज्यादा होगा किससे, ठीक है, ये ज्यादा होगा बीटा एडियाबेटिक से। और कितना टाइम्स ज्यादा होगा, गामा टाइम्स, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि बीटा आइसोथर्मल इज गामा टाइम्स ऑफ बीटा एडियाबेटिक। आप लिख सकते हो कि बीटा आइसोथर्मल इज गामा टाइम्स ऑफ बीटा एडियाबेटिक। यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जितना तुम कंप्रेस करोगे और आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना तुम कंप्रेस करोगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी, एडियाबेटिक प्रोसेस में उसकी वैल्यू कम मिलेगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा मेरा कि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस ले लें या एडियाबेटिक प्रोसेस ले लें तो इन दोनों को देख करके हम लोग बीटा को निकाल सकते हैं, लेकिन ये तभी निकलेगा जब आपका वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, आइडियल गैस होगा। क्लियर है। ये सब जानने के बाद अब देखिए, अब हम फिर से आपको नोट पॉइंट पे बात करेंगे। और मैंने बोला था कि नोट में लिखाऊंगा कि देखो कब हम लोग एयर को कैसा ट्रीट कर लेते हैं, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो इसको नोट में याद रखिएगा, ठीक है। इसको अपन नोट में लिखेंगे, नोट, ठीक है। देखिए नोट में क्या क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में क्या किया गया, देखिए यहां पर लिया गया मैक नंबर, ठीक है, और इसके बगल में लिया गया क्या, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी निकाली गई, ठीक है। तो मैक नंबर लिया गया और उसके बगल में उस फ्लूइड का क्या निकाला गया, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी निकाला गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, मैक नंबर को रखा गया क्या कि 0.1 लिया गया कि मैक नंबर की वैल्यू कितनी ले ली जाए, 0.1। अब ये मैक नंबर क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जब डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि मैक नंबर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रूट अंडर v/c, ठीक है। मतलब क्या है आपको, या वैल्यू क्या होता है, v/c। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड c इज द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। तो आप मैक नंबर वहां सीखेंगे, वहां पर हम आपको पूरा डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि ये किन दो फोर्सेस का रेशियो है, ये सारी चीजें हम बताते हैं। फिलहाल अभी आप इतना जानो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में देखा गया कि गैस का मैक नंबर निकाला गया। जब मैक नंबर 0.1 था उस केस में जो उसके परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी आई थी, वो परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी थी कितना, 0.25%। मतलब कि डेंसिटी में जो चेंज आया था केवल इतना आया था। फिर क्या किया गया, गैस का मैक नंबर यानी एयर का मैक नंबर 1 से हटा करके क्या किया गया, 0.2 रखा गया और देखा गया कि अभी जो परसेंटेज चेंज आया है डेंसिटी में वो परसेंटेज चेंज था लगभग 1% के बराबर। वो कितना था, लगभग 1% के बराबर। फिर क्या किया गया, मैक नंबर की वैल्यू रखी गई 0.3 और तब देखा गया कि उसमें जो परसेंटेज चेंज आया है वो लगभग 2.4% है एंड सो ऑन। और जब 10 रखा गया तो मैक नंबर की वजह से जो डेंसिटी में चेंज आया था वो 27% आया था। तो अब इसी वैल्यू को देखा गया और कहा गया कि देखो
0.25% चेंज इन डेंसिटी, ठीक है। ये 5% के चेंज की तुलना में क्या है, ये बहुत छोटा है। 5% की तुलना में अगर इसको देखा जाए तो ये 0.25% का चेंज बहुत कम है, यानी इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और 5% की तुलना में 1% भी जो है ना, वो लगभग 5 का 20वां पार्ट है, ठीक है। तो ये भी बहुत कम है। लेकिन देखा गया कि 5% की तुलना में 2.4 लगभग उसका 50% है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तभी कहा गया कि अगर मैक नंबर की वैल्यू किससे कम हो जाए, 0.3 से कम हो जाए, तो उस केस में एयर को हम लोग कैसा फ्लूइड ट्रीट करेंगे, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट करेंगे। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे कि एयर इज ट्रीटेड एज एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, when the Mach number is less than 0.3, ठीक है। because the percentage change in density is not considerable, या percentage change in density is very very less than that of 5% change in density, ठीक है। चाहो तो रीजन लिख सकते हो, because percentage change in density for this range of Mach number is very very less than that of 5% change in density, ठीक है। तो अगर कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो इसको आप जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप बताते हैं, और ये स्टैटिक डेटा मैंने क्यों लिखाया है, देखो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन एक स्टैटिक डेटा बता देने से सामने वाले को भी समझ में आता है कि अच्छा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में हम लोग उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यूज मैक नंबर का बदल के उसका क्या किया गया है, परसेंटेज चेंज को निकाला गया है, और परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी निकाला गया। तो पता ये चला कि 0.3% से मैक नंबर 0.3 से कम अगर रखते हैं हम लोग, तो उस वक्त जो परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी मिलता है वो 5% चेंज इन डेंसिटी की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। दैट्स वाई हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि मेरा एयर भी कैसा फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। इसको एकदम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में आ चुका है, लेकिन ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जनरल बहुत सारे इंटरव्यूज अगर आप देंगे तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए एयर को आप कब इनकंप्रेसिबल ट्रीट करेंगे, क्योंकि जनरली एयर तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो उस वक्त बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसको कब करना है। याद रखना है क्या, जब मेरा मैक नंबर का वैल्यू क्या रहे, लेस देन 0.3, इसको याद रखिएगा, इसको कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो अब भी जो हमने बताया, दिस इज ऑल अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जो मेरी प्रॉपर्टी थी यहां पर कंप्लीट हुई। अब जो फर्दर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उस प्रॉपर्टी का नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और सिंपली इसको हम लोग इलास्टिसिटी भी कहते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय के, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या जिसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। बेसिकली क्या होता है, तो ये इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई हमने कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ताकि जब हम बल्क मॉडुलस लिखेंगे तो बस क्या करते जाएंगे, आपको कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्स करते चले जाएंगे। तो दैट इज कि इसका भी इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि हम इसको देखकर भी बता सकते हैं कि मेरा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है कि कंप्रेसिबल है। तो आप कह सकते हैं कि टू फाइंड आउट
कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि समटाइम्स कंप्रेसिबिलिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड कैन आल्सो बी डिफाइंड in terms of bulk modulus of elasticity, in terms of bulk modulus of elasticity, and bulk modulus of elasticity is defined as the inverse of coefficient of compressibility, and bulk modulus of elasticity is defined as the inverse of coefficient of compressibility। ठीक है, इसीलिए हम लोग बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी कह सकते हैं, और इसलिए के बराबर हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज की हम लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा, सिंपल। तो अगर आपको बीटा निकालना आता है तो आप के निकाल सकते हो, के निकालना आता है तो बीटा निकाल सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम के को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए बीटा का इनवर्स है, तो जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला आया, या फिर तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख दो कि सर डीपी बाई माइनस डीवी बाई वी भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो के बराबर आपको पता चल गया। और अगर तुम डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, के बराबर आप लिखोगे रो इनटू चेंज इन प्रेशर बाई डी रो, या फिर आप लिख सकते हो डीपी बाई डी रो बाई रो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है आप कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकली अगर लिखना चाहें तो के बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माइनस वी इनिशियल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या फिर आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और आपको रो है इसके बगल में, दिस इज रो इनिशियल डिवाइडेड बाय रो फाइनल माइनस रो इनिशियल। तो न्यूमेरिकली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरेटिकली पूछा जाए तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको के की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप यहां से कह सकते हैं ना कि सर फॉर परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बीटा क्या होता था, 0, देयरफॉर के क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 1 बाई बीटा इज के। तो आपको पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि सर यहीं से हम बता सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी अगर 0 है तो बीटा 0 मिला, इसलिए के बराबर क्या मिलना है, इन्फिनिटी। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमेशा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर मैंने के ये लिखा है और इधर लिखा है हमने इन्फिनिटी और इधर हमने लिखा है 0, तो वही फंडा है। अब देखो के का वैल्यू जैसे जैसे आपको इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा आपका फ्लूइड क्या होता चला जाएगा, आपका फ्लूइड जो है वो मोर इनकम्प्रेसिबल होता चला जाएगा। ठीक है, या फिर ये कहिए लेस कंप्रेसिबल होता चला जाएगा। और अगर के की वैल्यू आपको डिक्रीज करने लग जाए, घटने लग जाए, 0 की तरफ जाने लग जाए, मतलब आपका फ्लूइड क्या होता चला जा रहा है, मोर कंप्रेसिबल की तरफ जा रहा है, मोर कंप्रेसिबल की तरफ जा रहा है, या फिर ये फ्लूइड आपका लेस इनकम्प्रेसिबल होता चला जा रहा है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है, अगर K की वैल्यू बढ़ाएंगे, K की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता चला जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज जो याद रखनी है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वाटर के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो 20 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है, और इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसकी यूनिट तो प्रेशर के बराबर मिलेगी, इसलिए हम यहां लिख रहे हैं पास्कल। क्योंकि देखो रो रो कटेगा, वी कटेगा, केवल प्रेशर बचेगा, यानी कि इसकी यूनिट जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, पास्कल मिलेगी, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो वाटर के लिए जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 20 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। ठीक है, और एयर के लिए जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1.05 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, कितने के बराबर होती है K एयर की वैल्यू, 8 के बराबर होती है। और दोनों को अगर कंपेयर करो, ठीक है, अगर आपको दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो K एयर है, ठीक है, उसका अगर हम 20,000 टाइम्स करेंगे तब जाके K वाटर मिलेगा। ठीक है, अगर K एयर को लगभग बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.05 है, लेकिन हम इसको 1 अगर मान ले तो ये जो एयर है इसमें 20,000 गुना करेंगे तब जाके वाटर के बराबर मिलेगा। इसीलिए याद रखिएगा, अक्सर नोट में और जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि वाटर एयर की तुलना में लगभग कितना टाइम्स इनकंप्रेसिबल है, या एयर वाटर की तुलना में कितना टाइम्स इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, तो आप कह सकते हो, यहीं से पता चला कि वाटर इज approximately 20,000 times more incompressible than air। ठीक है, और अक्सर ये सवाल आपको दिख जाएगा कि ये बताइए कि वाटर हवा की तुलना में कितना गुना इनकंप्रेसिबल होता है। एक चीज ध्यान दो, मैंने अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया है, लगभग होता है भाई, 1.05 है, ये मत कह देना कि हाँ सर एग्जैक्टली होता है। ठीक है, कभी कभी इंटरव्यू में ये सब चीज भी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। एक चीज ध्यान दो, इसमें बहुत सारे कुछ डेटा है, देखो नहीं याद रखोगे ठीक है, तुम्हारा गेट में काम चल जाएगा, लेकिन जानते हो कुछ डेटा क्यों बता रहा हूं मैं, ये जो स्टैटिक डेटा है ये आपको इंटरव्यू में बहुत काम देगा। ठीक है, इसलिए याद रखना है इन सारे स्टैटिक डेटा को, और इसीलिए क्रॉस चेक भी करते रहना है। ठीक है, तो स्टैटिक डेटा में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन स्टैटिक डेटा में जो वैल्यूज हम बता रहे हैं, जनरली इन वैल्यूज को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम देगा आपको इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बता देना, ठीक है, वो अगला सवाल कहेगा अच्छा कितना गुना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। कई बार क्या होता है, बच्चों को वैल्यू याद नहीं होता है, और ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ दिमाग तो लगाना है नहीं, वो तो वैल्यू है, वैल्यू तो रटने वाली चीज है। तो आपको क्या करना है, उन वैल्यूज को याद रखना है। मैं खुद ही वैल्यूज कई बार मैं भी भूल जाता हूं, तो ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्रॉस चेक करते रहना, वैल्यू को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। क्लियर है, तो आई थिंक फिलहाल अभी इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अभी फर्दर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें भी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना सीखेंगे, और आइसोथर्मल आप एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालना सीखेंगे। सेम ही होगा, बस इन्वर्स कर देंगे, सारी चीजें वही होंगी। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फर्दर जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे तो उसके आगे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।